Good afternoon, sir, and all my classmates. Myself, Antu Kumari. I am second year student, NM School, Banmankhi. NM School, Banmankhi. Today is my topic, RH ISO immunization during pregnancy. So, I am represent RH ISO immunization during pregnancy. तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि RH आइसो इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि RH क्या होता है। RH जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। आइसो इम्यूनाइजेशन जो होता है किसी भी दूसरे व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति में अगर फॉरेन सब्सटेंस अगर उसके शरीर में इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनता है, उससे हम बोलते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन। तब हम आगे बढ़ते हैं, RH फैक्टर जो है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर इज अ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी। RH फैक्टर जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इफ द RH प्रोटीन इज प्रेजेंट, जो RH जो प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट होता है तो वो RH पॉजिटिव होगा। यदि इफ द RH प्रोटीन इज एब्सेंट, यदि एब्सेंट होता है तो उस केस में RH निगेटिव होगा। RH एंटीजन डिस्कवर बाय लैंडस्टीनर एंड विनर ने किया था। RH फैक्टर का जो डिस्कवर सर्वप्रथम किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। RH एंटीजन also present in the research monkey। RH एंटीजन जो है सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था रिसर्च नामक मंकी पे किया गया था। अब यहाँ पे जो एक वर्ड आया RH एंटीजन, RH एंटीजन में एंटीजन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन an antigen in any foreign substance that enter the body। अगर फॉरेन सब्सटेंस का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी पॉलन जो हमारे शरीर में इंटर करता है तो उससे हमें जो एलर्जी होता है या किसी प्रकार का जो हमें शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो उस द्रव्यमान द बॉडी एंड टायर्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो उससे हमारे शरीर में बचने के लिए हमारे उससे एंटीजन के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। जो हमारे शरीर में फॉरेन सब्सटेंस इंटर किया उसी को हम एंटीजन बोलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? An antibody is the body defense protein that helps fight infection। एंटीबॉडी जो होता है, जो यहाँ पे एंटीजन हम पढ़े, जो एंटीजन हमारे शरीर में इंटर किया उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। किससे बचने के लिए? उस फॉरेन सब्सटेंस से बचने के लिए उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनता है, उसी को हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज के मेनली 5 टाइप्स होते हैं जो हम एक ट्रिक के तौर पे समझेंगे। दिमाग, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का टाइप्स मेनली 5 टाइप्स होते हैं, उसको हम एक ट्रिक के तौर पे याद करते हैं। दिमाग डी का मतलब हुआ कि IgD और E का मतलब हुआ IgE और M का मतलब हुआ IgM और E का मतलब हुआ IgA और G का मतलब हुआ IgG। इसमें जो IgM है जो सबसे बड़ा होता है और IgG होता है जो सबसे छोटा होता है। इसका हम आगे रोल पढ़ेंगे, इसका रोल क्या होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, IgM का और IgG का। तो कितना टाइप्स हुआ? 5 टाइप्स, मेनली 5 टाइप्स हुआ, IgD, IgE और IgM और IgA और IgG। इसको हम
इसका टाइप्स हम पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का टाइप्स याद हो गया, 5 टाइप्स होते हैं। अब हम उसके बाद पढ़ते हैं एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन सा होता है? ए ब्लड ग्रुप, बी, एबीओ, एबी और ओ। एबीओ, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अब जो इसकी जो ए में है, जो ए कैटेगरी का जो ब्लड ग्रुप होता है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, वो आती ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर बी कैटेगरी का जो ब्लड ग्रुप है, आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो उस केस में बी ब्लड ग्रुप होगा। और यदि आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होता है, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। और ओ ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। ये हम क्या बना रहे हैं? आरबीसी बना रहे हैं। आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉन्केव होता है, डिस्क नुमा उसका संरचना होता है। इसके सरफेस पे किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, 0 होता है। अब हम पढ़ते हैं एंटीजन, कौन कौन सा एंटीजन होगा। इसी में एंटीजन कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, और बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा? बी होगा, और एबी में कौन सा होगा? ए बी होगा, और ओ में कौन सा होगा? किसी भी प्रकार का एंटीजन इसमें नहीं होगा। एंटीजन जो होता है आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि जो एंटीजन होता है वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और एंटीबॉडी होता है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब हम आगे जानते हैं कि एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप में कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होगा। एंटीबॉडी जो है ए में कौन सा एंटीबॉडी रहेगा? नहीं, एंटीबॉडी जो है ए ब्लड ग्रुप जो है, इसमें अगेंस्ट किसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा? एंटीजन बी के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा, तो कौन सा एंटीबॉडी रहेगा हमारे शरीर में बने? एंटीबॉडी बी। और बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी बनेगा? किसके अगेंस्ट बनना है? ए के अगेंस्ट बनेगा, तो एंटीबॉडी ए। और एबी में कौन सा रहेगा? एबी में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता है। और ओ में कौन सा होगा? ओ तो किसी को जानता नहीं है, तो अपने सुरक्षा के लिए वो अपना फोर्स तो तैयार करेगा ना, तो किस उसके पास कौन कौन सा रहेगा? एंटीबॉडी ए भी रहेगा उसके पास, और एंटीबॉडी बी भी रहेगा, दोनों रहेगा, क्योंकि ये तो किसी को जानता नहीं है, नहीं वो इसके पास तो एंटीजन है ही नहीं है, न एंटीजन ए है नहीं एंटीजन बी है, तो इसके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि अगर उसको लड़ने के लिए चाहिए तो अपने शरीर में एंटीबॉडी वो बना के रखता है, जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ रहता है। अब हम आगे पढ़ते हैं ब्लड इनकम्पैटिबल। ब्लड इनकम्पैटिबल का मतलब होता है कि उसके प्रतिकूल, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप बी है और किसी और का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ब्लड ग्रुप है यानी कि प्रतिकूल है, विपरीत है, अपोजिट है, तो उसका हम पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है, बी है, ए बी है और ओ ब्लड ग्रुप है। ये 4 ब्लड ग्रुप हो गया। अब पढ़ते हैं कि एंटीजन कौन सा होगा। अभी तो एंटीजन पढ़ लिए, अब बताइए एंटीजन इसमें कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप में ए होगा, और एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी बी। और बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन। और एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी ए होगा। और ए बी में कौन सा एंटीजन होगा? ए और बी दोनों एंटीजन होगा। और एंटीबॉडी कौन सा होगा? अब्सेंट रहेगा इसमें। और ओ जो है, ओ में कौन सा रहेगा? किसी प्रकार का एंटीजन नहीं रहेगा, अब्सेंट रहेगा। और इसमें एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब हम पढ़ते इनकम्पैटिबिलिटी कैसे होगा। जैसे कि देखिए ए ब्लड ग्रुप है और उसका एंटीबॉडी बी है, तो ए तो कम
ए तो हो जाएगा कंपैटिबल, कंपैटिबल, कंपैटिबल होगा, अनुकूल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम विपरीत रहेगा, अगेंस्ट, दूसरा अगर अपोजिट हम ले लेते हैं, अगर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी हम ए ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में इनकम्पैटिबल हो जाएगा। इनकम्पैटिबल होगा तो ब्लड, अगर दूसरा ब्लड हम उसका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा का ब्लड ग्रुप बी है, वो दोनों अगर ब्लड एक दूसरे को डोनेट करेगा तो उस कंडीशन में ब्लड क्लॉट करेगा। ब्लड क्लॉट करेगा यानी कि डेथ करेगा। क्लॉट का मतलब ब्लड क्लॉट किया यानी कि वो डेथ कर गया। तो इसी तरह अब आगे पढ़ेंगे। ए का हो गया कि ए और एंटीबॉडी बी रहेगा तो कंपैटिबल होगा, और एंटीजन ए रहेगा और एंटीबॉडी ए रहेगा, इस कंडीशन में इनकम्पैटिबल होगा। अगर यदि एंटीजन बी रहेगा और एंटीबॉडी बी रहेगा तो इस कंडीशन में भी इनकम्पैटिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो अपोजिट हो रहा है। अगर यहाँ पे एंटीजन ए और एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए रहता है तो इस कंडीशन में कंपैटिबल होगा। समझ गए? क्या समझे? अगर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है तो कंपैटिबल हो गया, और एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए इनकम्पैटिबल। अगर एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए है तो कंपैटिबल, और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी हो गया तो इनकम्पैटिबल। ब्लड इनकम्पैटिबल का मतलब समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं। मिसमैचिंग, अब अगला टॉपिक है मिसमैचिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप। मिसमैच कर जाएगा यदि ब्लड ग्रुप, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मिसमैच, एक हम ट्यूब लेते हैं, इस ट्यूब के अंदर ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए ब्लड ग्रुप है, तो इसका कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन कौन सा होगा? ए एंटीजन होगा। एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी बी होगा। एंटीबॉडी बी होगा, इसको हम अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी बी है, यहाँ पे कौन सा है? एंटीजन ए है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एक रिएक्शन हो जाएगा, एंटीजन, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन। अगर हम ए ब्लड ग्रुप के अंदर बी वाला ब्लड ग्रुप डालेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए, यानी क्लैंपिंग ऑफ आरबीसी, क्लैंपिंग ऑफ आरबीसी एग्लूटिनेशन। आरबीसी का जो होगा गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगा, जमने लगेगा, एकदम चिपकने लगेगा एक दूसरे में। एग्लूटेशन का मतलब ही होता है गुच्छा बनाने लगेगा, तो इस कंडीशन में क्लैंपिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। समझ गए कि ब्लड क्लॉट क्यों करेगा? ब्लड क्लॉट करेगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण, जिसको हम बोलते हैं क्लैंपिंग ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्लैंप करने लगेगा, क्लैंपिंग ऑफ आरबीसी एग्लूटिनेशन। अब हम दूसरा ए ब्लड ग्रुप लेके बता दें। ऐसे तो ए ब्लड ग्रुप का हो गया, इसी तरह हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप का। अगर यहाँ पे हम बी रखेंगे तो कौन सा एंटीजन हो जाएगा? बी एंटीजन। एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा? ए एंटीबॉडी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हम रखेंगे? ए रखेंगे। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब हम ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप लिए थे, एंटीजन कौन सा था? ए एंटीजन। एंटीबॉडी कौन सा था? एंटीबॉडी बी। तो हम इसमें कौन सा ब्लड डालेंगे जो क्लॉट नहीं करेगा? कौन सा ब्लड डालेंगे आप लोग बताइए? ए ब्लड ग्रुप डालेंगे जो
सेम कैटेगरी का ब्लड ग्रुप डालेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। ए और ओ जो होता है सर्वदाता होता है, वो सबको दे सकता है। ए और ओ को इसमें हम डोनेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब हम अगला लेते हैं ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप लिए। ए बी के अंदर कौन कौन सा रहेगा एंटीजन? एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीबॉडी इसमें कौन सा रहेगा? एब्सेंट रहेगा, नो एंटीबॉडी। अगर नो एंटीबॉडी रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, इस सब से ले लेगा ब्लड, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा और ए बी से भी ले लेगा और ओ से भी ले लेगा, सबसे ब्लड ले लेगा। ये ए बी वाला केस हो गया। ए बी जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो सबसे ले लेगा। अब समझिए, क्योंकि ए बी में जो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो डोनर जो होता है, जो एंटीजन डोनर जो होता है एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है, और रिसिपिएंट जो होता है यानी कि एक्सेप्टर जो होता है वो एक्सेप्ट किसको करेगा, वो डिपेंड करता है एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं ग्रुप ए। ये तो अब हम एक टेबल के रूप में बताएं, एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में बताएं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, यानी कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। इसमें ए बी प्रेजेंट रहेगा। ए बी का मतलब हुआ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और एजी का मतलब एंटीजेन। इसमें एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट रहेगा? एंटीबॉडी बी। और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए और ए बी में एब्सेंट रहेगा, और ओ में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब एंटीजन प्रेजेंट, एंटीजन किस में प्रेजेंट रहेगा? ए में एंटीजन ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन और ए बी में ए बी एंटीजन, और ग्रुप ओ में एब्सेंट रहेगा। समझ गए? अब हम देखते हैं कि डोनेट कौन कौन सा करेगा, कौन सा डोनेट करेगा ब्लड ग्रुप, किसको किसको डोनेट करेगा। जो ए ब्लड ग्रुप है वो सेम ब्लड ग्रुप को डोनेट करेगा। ए है तो ए को डोनेट करेगा, और इसमें ए बी को करेगा क्योंकि इसके पास भी एंटीजन है ए, इसलिए ये ए बी को भी करेगा। और ब्लड ग्रुप बी है, जो बी है तो बी सेम ब्लड ग्रुप को भी करेगा और ए बी को भी करेगा क्योंकि इसके पास बी एंटीजन भी है। और ए बी है, जो ए बी तो ए बी को ही करेगा, सेम ब्लड ग्रुप और किसी को नहीं करेगा वो। और ग्रुप ओ जो है वो ए को भी करेगा, बी को भी करेगा, ओ को भी करेगा और ए बी को भी करेगा क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का एंटीजन है ही नहीं। और रिसीव किसको किसको करेगा, वो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा। मान लीजिए कि ग्रुप ए का ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जिसका ए है वो किस ब्लड ग्रुप को रिसीव करेगा? ब्लड ग्रुप ए को रिसीव करेगा, यानी कि खुद का जो सेम कैटेगरी का जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो उसको रिसीव करेगा और ओ को करेगा। ओ को इसलिए करेगा क्योंकि ओ के पास किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा ही नहीं, ब्लड क्लॉट करेगा ही नहीं, इसलिए ओ को रिसीव करेगा। फिर ब्लड ग्रुप बी है, बी में कौन सा, बी किसको किसको रिसीव करेगा? बी को करेगा सेम कैटेगरी का और ओ को करेगा। और ग्रुप ए बी जो है ए को भी करेगा, बी को भी करेगा, ए बी को भी करेगा और ओ को भी करेगा क्योंकि इसमें एंटीजन ए भी है और बी भी है। और ग्रुप ओ में है जो ओ को केवल करेगा, सेम कैटेगरी, और किसी को नहीं करेगा, ना ही ए को करेगा, ना ही बी से करेगा, ना ही सी से ए बी से करेगा, किसी से भी नहीं करेगा, बस केवल वो सेम कैटेगरी, अपना सेम कैटेगरी से वो रिसीव करेगा, यानी कि ओ से रिसीव करेगा। अब हम पढ़ते हैं एबीओ सिस्टम, समझ में आया? एबीओ सिस्टम हम पढ़ लिए, एबीओ सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम में क्या होता है? आरएच सिस्टम के बारे में जैसे कि हम बताएं अभी, आरएच फैक्टर जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। आरबीसी के सरफेस पे आरएच जो होता है, अगर पॉजिटिव आरएच है, अगर आरएच पॉजिटिव है यानी कि उसके सरफेस पे एंटीजन आरएच एंटीजन जो है उसके सरफेस पे प्रेजेंट है। अगर निगेटिव है तो उसके सरफेस पे नहीं है।
RH जो है पॉजिटिव निगेटिव को इंडिकेट करता है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, कौन सा ब्लड ग्रुप निगेटिव है। RH सिस्टम, RH सिस्टम रिसर्च संदर्भ में देखा गया था, ये तो पता ही है, बता चुके हैं हम पहले ही। आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। यदि ये RH पॉजिटिव है और RH निगेटिव है तो उस कंडीशन में RH निगेटिव एंटीजन, इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? इसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा जिसके पास RH पॉजिटिव रहेगा उसके पास तो एंटीजन प्रेजेंट होगा ही। कौन सा रहेगा? RH एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा, इसके आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। और जो निगेटिव रहेगा इसके पास निगेटिव है तो नहीं रहेगा एंटीजन, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं रहेगा। अब एंटीबॉडी देखते हैं। एंटीबॉडी, इसके पास जो है RH के पास जो पॉजिटिव RH है उसके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा और निगेटिव जो है उसके पास RH एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। समझ गए किसके किसके पास प्रेजेंट होगा? RH पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर RH यहाँ पे हम बताएं ना कि RH प्रोटीन इज प्रेजेंट यानी कि RH पॉजिटिव, अगर RH प्रोटीन प्रेजेंट है तो क्या हुआ? RH पॉजिटिव हुआ। अगर RH प्रोटीन इज अब्सेंट RH निगेटिव होगा। इसी से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि वह ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है या ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या ए निगेटिव है या बी निगेटिव है या ए बी निगेटिव है। RH से ही डिसाइड होता है ब्लड ग्रुप कि कौन सा उसके शरीर में ब्लड ग्रुप है। जैसे कि यहाँ देख लिखा हुआ है एंटीजन कौन सा है? RH एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा। एंटीबॉडी है तो इसमें RH पॉजिटिव में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। रिसीव किसको किसको करेगा? जो RH पॉजिटिव है किसको रिसीव करेगा? रिसीव यानी कि वो लेगा, किसको लेगा? RH पॉजिटिव से वो लेगा और निगेटिव से भी लेगा। पॉजिटिव का गुण होता है वो लेगा बट देगा नहीं किसी को। कि RH निगेटिव जो है बस केवल निगेटिव है सेम ग्रुप से ही लेगा, किसी से लेता नहीं है, पॉजिटिव से लेता नहीं है, बस निगेटिव से ही लेता है वो। और डोनेट किसको करेगा? ये पॉजिटिव को केवल डोनेट करेगा। बोले ना कि लेता है बट देता नहीं है किसी को, ये पॉजिटिव से लेगा। और ये जो है निगेटिव जो है ये देता है बट लेता नहीं है किसी से। तो हो गया, समझ गए? RH रिसीव किसको करेगा? RH पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को, और RH निगेटिव जो है निगेटिव को भी लेगा। और डोनेट किसको करेगा? ये पॉजिटिव को केवल, और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों को। अब समझ गए? इसको क्रॉस के द्वारा समझाते हैं। अब फादर RH पॉजिटिव, मदर RH निगेटिव। पहले इजी है ना, वो समझ लेते हैं। फादर का पॉजिटिव और मदर का भी अगर पॉजिटिव है तो बेबी कौन सा होगा, यानी कि फीटस कौन सा होगा? फीटस का भी RH पॉजिटिव ही होगा। और पॉजिटिव क्यों होगा? क्रॉसिंग ओवर के द्वारा पहले समझा देते हैं इसको। यहाँ मदर का ले लेते हैं RH निगेटिव। फादर में जो है जीनोटाइप जो होता है, दो टाइप का जीनोटाइप होता है, एक होमोलोगस जीनोटाइप, एक हेट्रोलोगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोलोगस और हेट्रोलोगस। होमोलोगस में आ जाएगा क्या कि होमोलोगस में आ जाएगा कि इसके क्रोमोसोम जो जाती, क्या बोलते हैं इसको, जीनोटाइप। जीनोटाइप जो होता है इसके जो प्रेजेंट जो होता है ये दोनों प्रेजेंट होगा।
कैपिटल डी अगर प्रेजेंट होगा, यानी कि मतलब कि आर एच जो प्रेजेंट रहेगा उसको कैपिटल डी के द्वारा हम इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि होमोलोगस में एंटीजन आर एच जो है दोनों क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। यदि एक जीनोटाइप दो होता है ना, पेयर में होता है, तो दोनों पेयर के ऊपर आर एच प्रेजेंट होगा, इसको कैपिटल डी के द्वारा। और इसमें जो है, जो मदर में है, जो इसमें तो आर एच निगेटिव है, इसको हम स्मॉल डी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब इसको हम क्रॉसिंग करते हैं, क्या बनेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर यहां से फिर इसको करते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी, तो क्या हुआ, इसमें 100% चांसेस है कि फीटस जो है आर एच पॉजिटिव ही आएगा। इसमें 100% चांस है कि आर एच पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव एक मिल गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव मिला ना, यहाँ पे जो आर एच जो है एक पॉजिटिव मिला और एक निगेटिव मिला, तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर पॉजिटिव का एक भी सिम्टम्स दिख गया तो पॉजिटिव को ही ग्रहण करेगा, निगेटिव को नहीं लेगा, तो इसके अंदर आर एच पॉजिटिव आ जाएगा। और हेट्रोलोगस में क्या होता है, हेट्रोलोगस में क्या होता है, एक स्मॉल डी हो जाता है, एक कैपिटल डी हो जाता है, यानी कि एक पे आर एच पॉजिटिव प्रेजेंट, एक आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है, एक पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पे स्मॉल डी, तो यहाँ पे तो फीटस में आर एच पॉजिटिव रहेगा, आर एच यानी कि प्रेजेंट रहेगा, और इसमें आर एच प्रेजेंट नहीं रहेगा, निगेटिव रहेगा। इस केस में एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि अगर मदर का जो होता है, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे 50% चांस है कि ये पॉजिटिव होगा, 50% चांस है कि निगेटिव हो गया। यहाँ समझ गए क्रॉस के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर फीटस पॉजिटिव है, यहाँ पे देख लिया ना कि होमोलोगस और हेट्रोलोगस में कैपिटल डी स्मॉल डी के द्वारा इंडिकेट किए हैं। अगर फादर पॉजिटिव है, मदर पॉजिटिव आया, तो फीटस क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर यहाँ पे फादर निगेटिव है और मदर पॉजिटिव है, तो फीटस क्या आएगा, 50% चांस है कि पॉजिटिव ही आएगा, 50% चांस है, बट इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आता है, यहाँ जब आर एच मदर का निगेटिव होगा वहां पे कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, क्योंकि जब अम्बलाइकल कोड, जब बच्चा का डिलीवर होगा उस कंडीशन में जब अम्बलाइकल कोड कटेगा, अम्बलाइकल कोड कटने के बाद जो ब्लड थोड़ा बहुत जो रहता है वो माँ के शरीर में चल जाता है। माँ के शरीर में जाने के बाद वो एंटीबॉडीज बन जाता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो नॉर्मल हो जाता है, फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आने लगता है, वो बच्चा जो है स्टिल डेथ करने, यानी कि बच्चा का डेथ होने लगता है। और दोनों का अगर निगेटिव है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नॉर्मल होगा, यानी कि फीटस भी निगेटिव आर एच होगा। अब हम देखते हैं आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, जो यहाँ पे तो हम अभी समझ ही लिए कि अगर मदर का पॉजिटिव है आर एच और फादर का आर एच पॉजिटिव, तो फीटस भी पॉजिटिव, मदर का आर एच निगेटिव और फादर का भी आर एच निगेटिव, तो बेबी का भी निगेटिव। अगर मदर का पॉजिटिव और फादर का निगेटिव, तो यहाँ पे बेबी पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि मदर का निगेटिव आया और फादर का पॉजिटिव आया, तो यहाँ फीटस क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होगा, इस कॉम्प्लिकेशन जो कॉम्प्लिकेशन जो होता है, मदर का अगर निगेटिव आया और फीटस का पॉजिटिव आया, तो उस द्रव्यमान जो होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस हो जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, HDN बोलते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन कैसे आएगा, मान लेते हैं कि एक यूटेरस है, यहाँ पे एक प्लासेंटा है, प्लासेंटा, यहाँ पे फीटस है, फीटस में कौन सा ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव, RH पॉजिटिव।
यहाँ पे ई RH पॉजिटिव है, मदर में कौन सा है RH निगेटिव। यहाँ फीटस में मदर में RH निगेटिव, फीटस में RH पॉजिटिव। यदि फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो उस टाइम हम बताए थे कौन सा एंटीबॉडी, IgM और IgG, दो को एंटीबॉडी बताए थे। यही जो एंटीबॉडी IgM जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। बट जब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आया, अगर फर्स्ट डिलीवरी हुआ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, उसके बाद अगर इसका कोई मतलब कि वैक्सीन नहीं लगाया गया तो जो बच्चा डिलीवर होगा वो डेथ कर जाएगा, बच्चा कंसीव कर ही नहीं पाएगी, वो बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो नॉर्मल हो गया, कौन सा एंटीजन आएगा IgM। IgM एंटीबॉडी नॉर्मल क्यों हो गया, क्योंकि ये जो है प्लासेंटा को क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे कि ऐसे ही दो हाथ है, यहाँ पे जो इससे सटा हुआ है, यहाँ पे जो उसके जो है क्या बोलते हैं कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज तो अलग अलग है दोनों का, ब्लड जो बट जो न्यूट्रिशन है वो तो अलग अलग हो रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चा डिलीवर करेगा, डिलीवर करने के दौरान जो अम्लाइकल कोड जो काटा जाता है, अम्लाइकल कोड काटने पे जो ब्लड निकलता है, ब्लड थोड़ा बहुत माँ के शरीर में चला जाता है। तो जो IgM है इसके शरीर में, तो वो उस टाइम तो देख लिया कि IgM आया था, वो एक RH पॉजिटिव आया था, उसके अगेंस्ट हम अपने शरीर में एंटीबॉडी बना लेंगे, तो एंटीबॉडी तैयार करके रखता है। और फिर से जब वो सेकेंड प्रेगनेंसी जब होता है, वो जो होता है IgG, वो बोलता है कि फर्स्ट टाइम आया था तो तुम तो बच गया था, अब इस बार जब आया है तो तुमको तो इस बार तो मार के ही रहेंगे। अब यह सेकेंड बार जब आता है, IgG एंटीबॉडीज होता है, सबसे छोटा होता है, बट IgG जो होता है प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, जिसके कारण बच्चा डेथ कर जाता है। RBC है जो डिस्ट्रॉय, RBC जो होता है फीटस का डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसके कारण स्टिल बर्थ हो जाता है, बच्चा का डेथ होने लगता है। यहाँ पे IgG क्रॉस कर गया, IgG क्रॉस कर गया तो फीटस का डेथ होने लगा। तब इससे बचने के लिए टेक्नोलॉजी तो डेवलप बहुत कर गया है, क्योंकि जब इससे बचने के लिए कुछ तो उपाय चाहिए। अगर किसी को फर्स्ट एक बेबी हो गया, अब दूसरा बेबी के लिए वो कंसीव कर रहा है, अगर ट्राई कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में वो एक वैक्सीन जो आता है, उस वैक्सीन को बोलते हैं एंटी-डी वैक्सीन, एंटी-डी वैक्सीन, या इसको बोलते हैं रोगैम वैक्सीन। एंटी-डी वैक्सीन लगा लेंगे और एंटी-डी वैक्सीन को ही रोगैम वैक्सीन बोलते हैं। इसके लिए इस वैक्सीन को लगाने से जो होता है, एक बैरियर बन जाता है, एक रुकावट यहाँ पे आ जाता है, जो IgG एंटीजन जो है वो इस बैरियर को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण बच्चा का डेथ नहीं हो पाता है। वो बच्चा फिर से वो बेबी कंसीव कर लेता है, तो बच्चा फिर से बेबी, क्योंकि अब RBC का तो डिस्ट्रॉय हो नहीं रहा है, तो बेबी तो कंसीव करेगी, तो इसलिए अब यहाँ पे जो होगा बच्चा का डिलीवर हो जाएगा, फिर सेकेंड प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। इस तरह से फर्स्ट प्रेगनेंसी में नॉर्मल कंडीशन हुआ, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होगा, जब 12 वीक जो होगा ना, 12 वीक से पहले अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गया, अगर दूसरा प्रेगनेंसी के लिए वो ट्राई कर रही है, उसके बाद एबॉर्शन हो गया, तो 12 वीक से पहले, एबॉर्शन के 12 वीक से पहले अगर कर रहा है तो कितना होगा, 50 माइक्रोग्राम एंटी-डी वैक्सीन का जो अमाउंट है 50 माइक्रोग्राम वो एंटीबॉडी का डोज लेगी। और उसके बाद अगर 12 वीक के बाद अगर कर रही है तो 300 माइक्रोग्राम का वैक्सीन है, एंटी-डी है, उसका डोज लेगी। जो वैक्सीन है IM लगाया जाता है, एंटी-डी वैक्सीन, रोगैम वैक्सीन जो है एंटी-डी वो IM के द्वारा लगाया जाता है। समझ गए? अब हम आगे देखते हैं, यही मेरा टॉपिक था, RH आइसो इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेन टॉपिक हम लोग का यही था कि जो बच्चा जो है यदि मदर का RH निगेटिव आता है और बेबी का जो है आज पॉजिटिव आता है,
तो उस दरमियान जो बच्चा डेथ करने लगता है तो वो कैसे करेगा, वो समझ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम RHABO सिस्टम भी पढ़ लिए, RH सिस्टम, दोनों सिस्टम पढ़ लिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगर क्वेश्चन आएगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका ब्लड ग्रुप RBC, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। इसके अंदर, इसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए। RH भी होता है जो RBC के सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है, और एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, क्योंकि इसके सरफेस पे RH प्रेजेंट है, इसलिए अब हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब देखते हैं एंटीबॉडी, इसके सरफेस पे कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी बी। रिसीव कौन सा करेगा, रिसीव फ्रॉम, रिसीव कौन सा करेगा, ए से ओ से, हो गया। और डोनेट, डोनेट ए और ए बी, हो गया। अब ये तो ए वाला का आ गया, अब हम पढ़ते हैं ओ निगेटिव वाला का। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो इसमें एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है ना, प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी ए और बी। और एंटीजन कौन सा होगा, एब्सेंट। और रिसीव कौन सा करेगा, रिसीव केवल ओ निगेटिव से रिसीव करेगा, ये ओ पॉजिटिव से नहीं, बस केवल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, निगेटिव है, केवल ओ निगेटिव से रिसीव करेगा। अब डोनेट किसको करेगा, ये सब का मतलब कि जैसे कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, 4 है ना, ए है, बी है, ओ है, ए बी है और ओ है। ए है, बी है, ए बी है और ओ है, तो कौन सा करेगा, ए को भी करेगा, ए बी, ए पॉजिटिव को भी और ए निगेटिव को भी। और इसमें क्या, इसमें बी में कौन था, बी में भी वही सेम, बी पॉजिटिव बी निगेटिव। और इसमें ए बी में ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, दोनों को करेगा। और ओ पॉजिटिव जब रहेगा, ओ पॉजिटिव में कौन कौन सा करेगा, केवल बस पॉजिटिव वाला को करेगा, ले लेगा निगेटिव से, यहाँ पे जो पॉजिटिव आ जाएगा ले लेगा निगेटिव से, बट डोनेट करेगा किसको, केवल ओ ए पॉजिटिव वाला को करेगा, ए पॉजिटिव को करेगा, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ओ पॉजिटिव को। अब मेरा टॉपिक समाप्त है, समझ गए सब लोग, थैंक यू।